हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम 7.2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे कवर करवा दूँ। जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 का कॉन्सेप्ट है वो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। अगर मैं पूरा वर्ड लिखूं तो वो ज़्यादा बेटर होगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। यहाँ पर मोस्टली कर्व जो होगी वो सर्किल होगा। हमने 5.2 में ये काम कर लिया था कि अगर हमारे पास कोई कर्व हो तो कर्व का जो टेंजेंट या कर्व का जो स्लोप होता है या ग्रेडियंट होता है वो असल में उसका डेरिवेटिव होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 तकरीबन वैसा ही है जैसा एक्सरसाइज 5.2 में था, बट मैं दोबारा हर चीज़ करवाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 7.2 का, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द फॉलोइंग कर्व्स एट द गिवन पॉइंट्स ऑन देम। ये हम चूज़ कर लेते हैं। 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ, एक पार्ट आप खुद कर लेंगे। पार्ट नंबर 1 करवा देता हूँ मैं आपको। y इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और x की वैल्यू दी हुई है आपको 1। अब आपको क्या निकालना है? आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालने के लिए जो सबसे पहला काम है वो है ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट निकालना। ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट क्या होता है? असल में वो होता है डेरिवेटिव। तो आप सबसे पहले इस कर्व का निकालें डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। एक्स का क्या होता है? 1। 1 का क्या होता है? 0। अब हम इस डेरिवेटिव को dy/dx को हम बोलेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट या ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट जो आ रहा है आपका वो आ रहा है 2x - 1। अब x की वैल्यू क्या दी हुई है? x की वैल्यू आपको दी हुई है 1। अब आप क्या करेंगे? अपने आंसर के अंदर जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पर आप पुट कर देंगे 1। तो ये हो जाएगा 2 × 1 - 1। 2 1 = 2 -1, 2 - 1 होता है 1। तो जनाब आपका ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट आ गया 1। अब आपको निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो याद रखिएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है y - y1 इज़ इक्वल्स टू mt। mt क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। mt × x - x1। अब आपको 3 चीज़ें चाहिए। mt चाहिए। mt आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कितना निकाला है आपने? 1। और आपको x1 और y1 की वैल्यू चाहिए। तो वो जो आपको वैल्यू दी हुई है x = 1, ये असल में आपका क्या है? x1 है। x1 आपके पास x1 आपके पास 1 है। अब y1 कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। पुट x = 1। ये जो x = 1 है ये आप इस इक्वेशन में पुट कर दें। इन गिवन कर्व। तो आपकी इक्वेशन क्या है? y = x²। x कितना है? 1² माइनस x कितना है? 1 + 1। 1 का स्क्वायर 1 - 1 + 1, 1 से 1 कट गया तो आपका y1 भी क्या आ गया? 1 है। इत्तेफाक की बात है कि y1 भी 1 आ गया, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो x की वैल्यू हो वही y की वैल्यू हो। कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो अब आपका x1 y1 क्या आ गया जनाब? x1 कितना है? जो गिवन वैल्यू है 1। x1 की मदद से y1 कितना आ गया? 1 आ गया। x1 y1 भी आ गए। बस अब आप इसके अंदर पुट कर दें y - y1। y1 आपके पास क्या है? 1 इज़ इक्वल्स टू mt, स्लोप ऑफ टेंजेंट। वो भी इत्तेफाक की बात है, कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। x - x1। x1 कितना है? 1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें। y - 1 इज़ इक्वल्स टू x - 1। y x को उठा के उधर ले आए
माइनस एक्स हो जाएगा, -1 को वहाँ ले जाएं, -1 + 1, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 से 1 कट गया 0। तो पहली आपके पास आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यही रिक्वायरमेंट थी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू mn टाइम x माइनस x1। सेम फॉर्मूला है बट चेंज क्या आ गया, mt स्लोप ऑफ टेंजेंट की जगह पर स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में स्लोप ऑफ टेंजेंट आता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में स्लोप ऑफ नॉर्मल आता है। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे आएगा ये मैं आपको समझाता हूँ। देखें, ये आपके पास कर्व है, हमने बताया था टेंजेंट क्या होती है, अ लाइन विच कैन ओनली टचेस टू द कर्व। तो ये आपके पास टेंजेंट है, टेंजेंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है इसको बोलते हैं नॉर्मल। तो यहाँ से हम एक रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे, बिकॉज टेंजेंट एंड नॉर्मल बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयरफॉर वी हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, स्लोप ऑफ टेंजेंट मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू -1। ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट तो हम पहले निकाल चुके हैं, ये रहा 1 इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू -1। तो 1 को वहाँ ले जाए तो अभी भी इसका आंसर -1 ही रहेगा। हैंस आवर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस y1, y1 हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये रहा 1 इज इक्वल्स टू mn कितना निकाला -1, x माइनस x1 भी कितना है 1। तो y माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस इंटू दिस माइनस x माइनस माइनस +1। तो y माइनस x को यहाँ ले जाएं, प्लस x हो जाएगा, -1 को वहाँ ले जाएं, तो ये हो जाएगा +1, 1 + 1 हो जाएगा 2। दिस इज़ योर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और यही हमारा आंसर आ रहा है। तो ये है प्रोसेस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को निकालने का। आंसर चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। यस, बिल्कुल यही बात है, यही आंसर है। पार्ट 1 मैंने आपको करवा दिया, पार्ट 2 आप खुद कर लीजिएगा, इसी तरह करना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए आपको। स्लोप ऑफ टेंजेंट कहाँ से आता है, डेरिवेटिव से। डेरिवेटिव को ही स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल किस तरह आता है, इस फॉर्मूले से आता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ नॉर्मल इज ऑलवेज इक्वल्स टू -1। ये फार्मूला है, -1 के बराबर होगा हमेशा। तो अब इसको रब करते हैं। पार्ट 2 आप खुद कर लीजिएगा। अब मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, उसमें बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल between each of the following curves. Part number, each of the following pairs of curves. Pairs of curves. Part 1, x is equals to y square and x is equals to
2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2। स्टूडेंट, हमें इन दो कर्व के दरमियान, ये दो कर्व एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हमें इन इंटरसेक्टिंग कर्व का जो एंगल है वो निकालना है। तो पहली बात, कभी भी दो कर्व एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट नहीं करती। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कर्व ये है और एक कर्व ये है, ये दो कर्व्स हैं। तो अब हमें इनके दरमियान एंगल निकालना है। तो ये दो कर्व एक दूसरे पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, बल्कि एंगल्स निकालने के लिए इन कर्व्स के ऊपर टेंजेंट है। लेट सपोज इसका टेंजेंट है ये इसका टेंजेंट है, और लेट सपोज इसका टेंजेंट है ये। तो दोनों टेंजेंट T1 और T2, तो ये दो कर्व के जो टेंजेंट्स हैं, इन टेंजेंट्स के दरमियान जो एंगल होता है, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल बिटवीन द कर्व्स। कर्व आपस में एंगल नहीं बनाती, कर्व के ऊपर जो एंगल्स ड्रॉ होते हैं कर्व के ऊपर जो टेंजेंट्स ड्रॉ होते हैं, उन टेंजेंट्स के ज़रिए जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल बिटवीन द कर्व्स। तो अब टेंजेंट के लिए हमारे को टेंजेंट चाहिए, ये तो कर्व है, और टेंजेंट का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव। चलिए इसकी वर्किंग करते हैं। सबसे पहला काम, इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, सही है। सबसे पहला काम ये है कि आप इन दोनों को कंपेयर करा लें। कंपेयर बोथ दी कर्व्स। अब ये भी x के बराबर है और ये भी x के बराबर है, तो दोनों के x को हटा दें, तो ये आ जाएगा हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2। अब आप क्या करें, इसको वहाँ ले जाएं, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 बराबर है 0, क्योंकि y स्क्वायर उठकर यहाँ पर आ गया। 2y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कितना होता है? प्लस y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या बन गई? आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको मिडिल टर्म ब्रेक से करके हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगी? y स्क्वायर माइनस 2y माइनस y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप y कॉमन ले लें, y माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 1 ले लें, y माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2 और 1, क्योंकि माइनस 2 वहाँ जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 1 वहाँ जाएगा, तो प्लस 1 हो जाएगा। अब आपके पास y की दो वैल्यू आ गई, 1 एंड 2। अब y की मदद से आप x की दो वैल्यूज़ निकाल लें। सवाल बड़ा है, तो x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, पहली वैल्यू रखें, x इज इक्वल्स टू वाई, वाई कितना है? 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4। तो आपका जो पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, जब x की वैल्यू 4 थी तो y की वैल्यू क्या थी? 2 थी। अब आप ले लीजिए x की वैल्यू, y की वैल्यू 1, तो y इज इक्वल्स टू 1, 1 कहाँ पुट कर दें? इसी के अंदर पुट कर दें, तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा y स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। तो दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास क्या आ गया कि जब आपके पास x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू क्या आ गई? 1। यहाँ तक आप पहुँच गए। अब आप आ जाएं अपने असल काम की तरफ। आप सबसे पहले लें, टेक इक्वेशन नंबर 1, x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। अब आप निकाल लें इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1, y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2y, और dy बाई डी एक्स। दिस इज़ नॉट न्यू फॉर यू।
2y को वहाँ ले जाएं तो dy/dx हमारे पास आ जाएगा 1/2y। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब आप इसको सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के साथ सेटिस्फाई करवा दें। तो ये इसको आप बोल दीजिए m1 बोल दें, इस dy/dx को m1 कहते हैं, और इसको सेटिस्फाई करवाते हैं पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के साथ। पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या था? 4 2। जहाँ जहाँ इस आंसर के अंदर आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पर 4 रख दें, जहाँ y नज़र आ रहा है वहाँ पर 2 रख दें। तो 1/2y, y कितना है आपके पास? 2। तो m1 आपके पास आ गया 1/2 2 ज़ा 4, m1 आ गया। अब m2 निकाल लीजिए। अब इसी आंसर के अंदर ये जो आपने निकाला था, अगली वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रख दें जिसको आप बोल देंगे m2। सेटिस्फाई किससे करवाना है? आप सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, यानी कि 1 1 से। फिर इस आंसर के अंदर जहाँ पर x है वहाँ 1 रख दें, जहाँ पर y है वहाँ पर 1 रख दें। 1/2 इंटू 1, क्योंकि y 1 है, 1/2। ये आपके पास आ गया m2। सही है जनाब? अच्छा, अब ये आ गया। अब आपने इसका काम ख़त्म हो गया। अब आप लें दूसरी इक्वेशन। ये पहली इक्वेशन के ज़रिए आपने टेंजेंट्स हासिल किए थे। अब आप निकालें दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है आपके पास? x = 2y² - 3y + 2। अब आप इसके ज़रिए dy/dx निकालें। x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। 2y² का क्या हो जाएगा? 4y और dy/dx -3y का क्या होगा? 3 और dy/dx, और 2 का डेरिवेटिव होता है 0। यहाँ से हम dy/dx को कॉमन ले लेंगे और यहाँ से क्या बचेगा? 4y - 3 और dy/dx हो जाएगा 1/4y - 3। अब दोबारा आप इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सेटिस्फाई करवाएं तो वो तीसरा ग्रेडियंट आ जाएगा आपके पास। तो सबसे पहले आप इसको बोल दें m3, पहले से सेटिस्फाई करवा दें 4, 2। तो जहाँ जहाँ आपके पास x है वहाँ पर रख दें 4, जहाँ जहाँ y है वहाँ पर 2 रख दें। तो 1/4 इंटू y कितना है? 2 - 3। 4 2 ज़ा 8, 8 - 3 कितना होता है? 5। m3 आपके पास आ गया 5। अब हम निकाल लेते हैं m4। m4 दूसरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सेटिस्फाई करवा दें। 1, 1 दोबारा पुट कर दें। 1/4 इंटू 1 - 1। तो m4 आपके पास आ जाएगा जनाब 1/4 1 ज़ा 4, 4 - 1 3। अब आपके पास सारे के सारे जो है वो आंसर्स आ गए। सॉरी, 4 इंटू 4 -3 था। तो 4 1 ज़ा 4, 4 - 3 होता है 1 और 1/1 होता है 1। अब स्टूडेंट आपके पास सारे टेंजेंट्स आ गए। तो अभी आपको मैंने बताया था कि कर्व के दरमियान एंगल्स का मतलब होता है उसके टेंजेंट्स के दरमियान एंगल निकालना। तो टेंजेंट्स के दरमियान एंगल निकालने का जो फॉर्मूला है वो आप देख लीजिए। वो फॉर्मूला मैं आपको लिखवा देता हूँ। वो फॉर्मूला है जनाब tan अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यानी कि दो स्लोप लेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट लेंगे, उसके ज़रिए आप एंगल अल्फ़ा निकालेंगे। अब कौन से दो स्लोप लें? देखिए, पहला जो आपका m1 आ रहा था वो आ रहा था 1/4। अब आप m2 नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि एक ही डेरिवेटिव्स, एक ही टेंजेंट के दो आंसर आ रहे थे ना। ये टेंजेंट था,
एक आंसर आ रहा था 1/4, एक आंसर आ रहा था 1/2। तो एक आपने यहाँ से लिया 1/4 और दूसरे के ज़रिए जो आपके पास आ रहा था ये वाला m3 1/5। इसी तरह m इसके ज़रिए दूसरा आंसर क्या आ रहा था m2। m2 कितना आ रहा था 1/2। m2 के साथ आप किसको लेंगे m4 को, कितना आ रहा है 1। अब अगली चीज़ है इसको फॉर्मूले में पुट करके दिखाना। फॉर्मूले में कैसे पुट करेंगे ये मैं आपको सिखाता हूँ। आसान सवाल था, थोड़ा सा लेंदी था बस। चले अब इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। टेन अल्फा इज इक्वल्स टू, ये लिखा हुआ है m1 माइनस m2। तो अब आपके पास m1 है 1/4, m2 की जगह पर रखेंगे आप 1/5, क्योंकि इन दो स्लोप के ज़रिए आप एंगल निकालना है। फिर आप इन दो स्लोप के ज़रिए एंगल निकालेंगे। तो प्लीज़ इस बात को ज़रा समझिएगा। टेन अल्फ़ा m1 कितना है 1/4, m2 की जगह पर यानी कि m3 कितना है 1/5। बल्कि एक काम करता हूँ मैं, आपकी कन्फ्यूजन आप हो सकता है आप कन्फ्यूज़ हो जाएं, तो मैं फार्मूला लिख ही देता हूँ। m1 यहाँ पर m1 ही है, m2 यहाँ पर m3 है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m3। अब आपकी समझ में आ गई होगी बात कि सर ने क्या किया। 1/4 माइनस 1/5 अपॉन 1 प्लस 1/4 इंटू 1/5। तो टेन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 4 और 5 का एलसीएम क्या आता है 20 आ जाता है। यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 4। 1 प्लस 1 1 ज़ा 1, 4 5 ज़ा 20 इज इक्वल्स टू 5 में से 4 गया 1, 1/20, 21 ज़ा 20, 20 प्लस 1 21, 21/20 उल्टा हो जाएगा तो ये जाएगा 20/21। 20 से 20 काट दें तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 10 को वहाँ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 1/21। ये हमारे पास पहला एंगल आ गया। अब इसको हमने अल्फ़ा कहा था, चाहे तो 1/21 का 10 इनवर्स निकाल लें, डिग्रीज में आंसर लिख दें, लेकिन क्योंकि बुक में यहाँ तक करके छोड़ दिया तो मैंने भी छोड़ दिया। अब दूसरा फॉर्मूला tan बीटा, बल्कि थोड़ी सी जगह बना लेते हैं क्योंकि अब इसका काम हमारा ख़त्म हो गया तो इसको हम रब कर देते हैं। अब आप क्या लेंगे, आपके पास m1 था m3 था, अब आप लेंगे m2 और m1। कैसे लेंगे ये देखिए, tan बीटा, tan का फॉर्मूला क्या है, एक का नाम मैंने अल्फ़ा रख दिया, एक का बीटा रख दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहे बीटा ना लें गैमा ले लें। m1 माइनस m2, अब फॉर्मूला चेंज कर रहा हूँ मैं क्योंकि अब मैं इन दोनों के दरमियान एंगल निकाल रहा हूँ। तो अब m1 को मैं कह देता हूँ आपके पास m2 और m2 को मैं कह देता हूँ 4। तो ये हो जाएगा m2 माइनस m4 अपॉन 1 प्लस जो ऊपर आता है वो नीचे ही आ जाता है। m2 हमारे पास कितना आ रहा है 1/2, m4 कितना आ रहा है 1, 1 प्लस 1/2 1, tan बीटा 1/2 माइनस 1 क्या होता है -1/2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1/2 इंटू 1 प्लस 1/2, 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 3/2, 3/2 क्या हो जाएगा 2/3, 2 से 2 कट गया। और बीटा इज इक्वल्स टू 10 को वहाँ ले जाएं, 10 इनवर्स -1/3। ये आपका आंसर आ गया।
ये अल्फ़ा का आंसर है, ये बीटा का आंसर है। तो ये थोड़ा सा बड़ा सवाल था, इसका आंसर एक दफ़ा चेक भी कर लेते हैं पीछे। 9.2 क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी 7.2 क्वेश्चन नंबर 2। यस, बिल्कुल सही है, यही हमारा आंसर आ रहा है। सही है। अब आप इसका पार्ट 2 खुद कर लीजिएगा। सारा काम यही करना है, सारे स्टेप्स यही रिपीट करना है, बट बस खाली कर्व की इक्वेशन जो है वो चेंज हो गई। तो ये आप खुद कर सकते हैं। अब मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो देखा आपने क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 से कितना डिफरेंस था। तो यही बात है, हर क्वेश्चन डिफरेंट नज़र आएगा आपको इस एक्सरसाइज 7.2 के अंदर। चलें अब हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं उसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूफ दैट द curves थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0 intersect at right angle at the point √6, √6। साबित करो कि ये दो कर्व्स इंटरसेक्ट करती हैं राइट एंगल पे। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री के एंगल के ऊपर। किस पॉइंट पे? √6। बहुत आसान सवाल है। अभी हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। कर्व्स के ऊपर जो आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी कि टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, और वो टेंजेंट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। और टेंजेंट्स का मतलब क्या होता है यहाँ पर? डेरिवेटिव। सबसे पहले हम पहली इक्वेशन ले लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12। इसका हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। 6x माइनस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 12 का डेरिवेटिव 0। 6x इसको वहाँ ले जाएं, 2y dy बाई डी एक्स, 2y को वहाँ ले जाएं, 6/2 होता है 3, ये हो जाएगा 3x अपॉन y dy बाई डी एक्स। अब ये तो आपको पता ही है कि dy बाई डी एक्स किसको बोलते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट को। इसको हम m1 कह देते हैं। और m1 का पीछे वाला सवाल लंबा था क्योंकि उसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं दिए हुए थे। यहाँ पर तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिए हुए। अब आप m1 निकाल लें √6 और √6 के ऊपर। सवाल में आपको जहाँ जहाँ पर x नज़र आ रहा है वहाँ पर आप √6 लगा दें, जहाँ जहाँ y नज़र आ रहा है वहाँ पर आप √6 नज़र लगा दें। तो 3 × √6 अपॉन √6, √6 से √6 कट गया 3। इसका नाम रख दिया आपने m1, आपके पास आ गया 3। अब आप ले लीजिए कर्व नंबर 2। कर्व आपके पास क्या है? दूसरी एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। 3y स्क्वायर का होता है 6y dy बाई डी एक्स। और 24 का होता है, आपको पता है 0 आ गया कांस्टेंट का, तो 6y dy बाई डी एक्स। इसको वहाँ शिफ्ट कर दें, माइनस 2x हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस 2x अपॉन 6y हो जाएगा। यहाँ पर आन के 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये हो जाएगा माइनस x अपॉन 3y।
अब इसका नाम आप रखते हैं M2 और इसको आप सेटिस्फाई कराते हैं उस पॉइंट से जो उसने दिया हुआ है, √6 तो ये हो जाएगा -√6 अपॉन 3 इंटू वाई कितना है, वो भी √6 से √6 कट गया, तो आपके पास M2 आ गया -1/3। सवाल क्या था? प्रूव दैट द कर्व्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, 90 डिग्री मीन्स परपेंडिकुलर। और अभी मैंने आपको बताया कि कर्व्स तो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, उनके ऊपर जो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं। अब वो टेंजेंट्स कितने एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे? राइट एंगल पे। राइट एंगल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री बोले, राइट एंगल बोले, या एक दूसरे के परपेंडिकुलर बोले, बात एक ही है। तो परपेंडिकुलर की शर्त क्या है कि अगर दो स्लोप एक दूसरे के राइट एंगल हैं तो उनके प्रोडक्ट को -1 के बराबर होना चाहिए। M1 आपने कितना निकाला था? फ्री। M2 कितना निकाला था? -1/3। 3 से 3 कट गया, -1 = -1। यस, दे intersect at right angle. Why? Because अगर दो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 हो तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर -1 होता है। क्यों? क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। अब आप परपेंडिकुलर का वर्ड यूज़ करें या राइट एंगल का वर्ड यूज़ करें, बात देखिए। चलें, अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 3 से क्या डिफरेंस आ रहा है। What is question number 4 is find the condition that the conic ax square plus by square is equals to 1 should cut a dash x square plus b dash y square is equals to 1 ऑर्थोगोनली। बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। देखिए, कहता है दो कॉनिक्स, कॉनिक्स मीन्स कर्व। अभी मैं कॉनिक की डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर कॉनिक से रिलेटेड है। कॉनिक का मतलब होता है सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स उसको बोलते हैं, लेकिन अभी हम उस पर नहीं जा रहे। बस हम ये जानते हैं कि एक ये कर्व है और एक ये कर्व है। अब अगर ये कर्व इस कर्व को काटती है ऑर्थोगोनली, ऑर्थोगोनली का मतलब है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो -1 के बराबर है या दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो हम ये बात जानते हैं, हमने ये चीज़ अभी पीछे वाले सवालों में भी देखी कि दो कर्व एक दूसरे को नहीं काटती, बल्कि उन दो कर्व के जो टेंजेंट्स होते हैं वो एक दूसरे को काटते हैं। और यहाँ पर कर्व के टेंजेंट का मतलब होता है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव निकालें सबसे पहले। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। टेक ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका नाम रखते हैं इक्वेशन नंबर 1। टेक दूसरी वाली क्या थी? a डैश एक्स स्क्वायर प्लस b डैश वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका नाम रखते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 आ गई। अब देखें, यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ मैं। क्यों कर रहा हूँ इसकी वजह भी आपको समझाता हूँ। मल्टीप्लाई
इक्वेशन 1 बाय ए डैश एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय ए। इस पूरी इक्वेशन 1 को मैं ए डैश से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ अभी पता लगेगा आपको। तो ये हो जाएगा ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस ए डैश बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए डैश। यहाँ भी ए डैश आ जाएगा, यहाँ भी ए डैश आ जाएगा, और ए डैश को 1 से करेंगे तो ए डैश आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 को आप किससे कर रहे हैं? ए से कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस ए बी डैश वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए को 1 से करेंगे ए आ जाएगा। अब इसके बाद मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ये साइन चेंज, ये साइन चेंज, ये साइन चेंज, तो ये दोनों तो सेम हो गए तो कट गए। यहाँ क्या बचेगा? ए डैश बी वाई स्क्वायर माइनस ए बी डैश वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डैश माइनस ए। असल में मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। जब तक मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होंगे तो मैं जो डेरिवेटिव निकालूंगा उसको सेटिस्फाई किस पॉइंट से करवाऊंगा। अब इसके बाद इन दोनों में गौर से देखें, वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो वाई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। यहाँ बचेगा ए डैश बी और वहाँ बचेगा ए बी डैश, और उस साइड पे क्या लिखा हुआ है? उस साइड पे लिखा हुआ है ए डैश माइनस ए। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डैश माइनस ए। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड। तो ये हो गया मेरे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डैश माइनस ए अपॉन ए डैश बी माइनस ए बी डैश। ये वाई की वैल्यू निकाल दी। अब आप सोच रहे होंगे कि वाई स्क्वायर निकाला है, हम तो यूजुअली वाई और एक्स निकालते हैं। स्टूडेंट वाई स्क्वायर इसलिए निकाला है कि आगे जाके क्वेश्चन के अंदर वाई स्क्वायर की फॉर्म में खुद ब खुद चीज़ आ जाएगी, वरना मैं स्क्वायर हटाऊंगा और रूट लगाऊंगा तो चीज़ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अब हम दोबारा आ जाते हैं इस तरफ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, अब हम इक्वेशन 1 को बाय बी डैश एंड इक्वेशन 2 बाय बी। पहले ए डैश से किया था, अब बी डैश से कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ए बी डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी डैश। पूरी इक्वेशन नंबर 1 को बी डैश से मल्टीप्लाई कर दिया। अब पूरी इक्वेशन नंबर 2 को बी से करेंगे। ए डैश बी एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी। फिर सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। ये देखें, ये तो हो जाएगा ए बी डैश एक्स स्क्वायर माइनस ए डैश बी एक्स स्क्वायर, और ये दोनों बिल्कुल सेम हो गए तो ये कट जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा? बी डैश माइनस बी। अब इन दोनों में से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ए बी डैश माइनस ए डैश बी इज इक्वल्स टू बी डैश माइनस बी। तो अब मेरे पास एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डैश माइनस बी अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी। ये लीजिए जनाब, हम यहाँ तक पहुँच गए। अब इसके बाद ये आ गए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगा? डेरिवेटिव के ज़रिए। सबसे पहले हम ले लेते हैं टेकिंग
इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वस टू 1। ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, बी वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2by इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0। 2by डी वाई बाई डी एक्स, 2ax को वहाँ ले जाएं तो ये हो जाएगा -2x और डी वाई बाई डी एक्स एक्सक्यूज़ मी -2ax अपॉन 2by। 2 से 2 कट गया तो ये हो गया हमारे पास -ax अपॉन by, और इसका हम नाम रख देते हैं m1। इसका नाम हम रख देते हैं m1। अब हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। टेकिंग इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, a डैश एक्स स्क्वायर b डैश वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका भी डेरिवेटिव निकाल लीजिए, 2a डैश एक्स स्क्वायर प्लस 2b डैश वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0। सो 2b डैश वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2a डैश स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स 2a डैश एक्स स्क्वायर अपॉन 2b डैश वाई, 2 से 2 काट दें तो हमारे पास जो बाकी बचेगा वो बचेगा एक मिस्टेक हो गई, एक्स स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2x होता है, आई एम सॉरी। तो ये हमारे पास हो जाएगा a डैश एक्स अपॉन b डैश वाई। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब हम देखते हैं सवाल में उसने हमसे कहा क्या है। देखिए उसने कहा है कि कंडीशन बताओ कि जब ये कर्व इस कर्व को कट करे ऑर्थोगोनली। कर्व तो कट नहीं करती, उनके टेंजेंट्स कट करते हैं। तो इस कर्व का टेंजेंट क्या आ रहा है m1, इस कर्व का टेंजेंट क्या आ रहा है m2। ऑर्थोगोनली कट करने का मतलब क्या है कि उसने कहा है, उसने ये नहीं कहा कि प्रूफ करो कि ये ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, उसने कहा है कि ये कर रहे हैं और अगर ये करेंगे तो कंडीशन क्या बनेगी। तो जनाब आप जानते हैं कि अगर दो टेंजेंट एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते हैं तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर वाली कंडीशन होती है, यानी कि m2 का जो प्रोडक्ट होता है m1 के साथ वो -1 होता है। हमारा यहाँ पर m1 क्या है -ax अपॉन by, ये लिखा हुआ मल्टीप्लाई m2 कितना है -a डैश x अपॉन b डैश y। m2 आपके पास ये रहा इज इक्वल्स टू -1, क्योंकि ये ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। अब माइनस माइनस कितना होता है प्लस, साइन ख़त्म हो गई, ए डैश एक्स इंटू एक्स कितना होता है एक्स स्क्वायर, बी इंटू बी डैश, वाई इंटू वाई कितना होता है वाई स्क्वायर -1। अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कहाँ से आएंगे, पहले ही निकाल चुके हूँ, ये रहा वाई स्क्वायर और ये रहा एक्स स्क्वायर। अब समझ में आया होगा आपको कि मैंने एक्स स्क्वायर की फॉर्म में क्यों छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी थी। अगर एक्स की पुट करनी होती तो मैं स्क्वायर हटा के रूट लगाता। तो अब इसको यहाँ रख दें, ए डैश, बल्कि एक काम करें एक्स स्क्वायर और इसको वहाँ ले जाएं तो ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा बी डैश वाई स्क्वायर। अब आप एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका काम ख़त्म हो जाएगा, इसकी अब ज़रूरत नहीं है।
अब देखिए, अब ए डैश ए डैश एक्स स्क्वायर, क्या लिखा हुआ ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह, एक्स स्क्वायर की जगह पर रख दीजिए इसकी वैल्यू। क्या है एक्स स्क्वायर की वैल्यू? बी डैश माइनस बी अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी इज इक्वल्स टू माइनस बी डैश मल्टीप्लाई है, क्या लिखा हुआ ये वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास ये आई थी, ए डैश माइनस ए अपॉन ए डैश बी माइनस ए बी डैश। यहाँ तक आप पहुँच गए। एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दी और वाई स्क्वायर की जगह पर वाई स्क्वायर की वैल्यू रख दी। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको, ये जो ए डैश बी है, इस ए डैश बी और माइनस ए बी डैश को वहाँ ले जाते हैं, बल्कि एक मिनट रुक जाए, 1 बाय 1 कर लेते हैं। ये हमारे पास है बी डैश माइनस बी अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी इज इक्वल्स टू, ये डैश है, क्योंकि अगर आपको डैश नज़र नहीं आएगा तो काम होगा नहीं, माइनस बी डैश अपॉन ये ए डैश यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर आन के हो रहा है डिवाइड, ए डैश बी माइनस ए बी डैश। अगला काम ये है कि ये ए डैश बी माइनस ए बी डैश यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो वहाँ ले जाते हैं अपॉन ये जो ए डैश माइनस ए था ये अपनी जगह पे था, और ये बी डैश माइनस बी को मैं यहाँ ले आया, बी डैश माइनस बी को मैं यहाँ ले आया। समझाता हूँ मैंने क्या किया। ये ए डैश बी माइनस ए बी डैश ये यहाँ था, ये यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया, और ये बी डैश माइनस बी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके डिवाइड हो गया। थोड़ा सा और काम करते हैं। ये लिखा हुआ है ए डैश बी माइनस ए बी डैश, अगर मैं यहाँ से माइनस की साइन को बाहर निकाल लूँ तो ये क्या बन जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा ए बी डैश माइनस ए डैश बी अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी। जो नीचे लिखा हुआ था उसको तो मैंने टच नहीं किया, खाली ऊपर से मैंने माइनस की साइन को बाहर निकाला। इज इक्वल्स टू माइनस बी डैश अपॉन ए डैश, ए डैश माइनस ए अपॉन बी डैश माइनस बी। गौर से देखें, ये पूरी चीज़ नीचे वाली पूरी चीज़ से कट रही है, पूरी चीज़ कट रही है। अब इसके बाद ये बी डैश माइनस बी, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, बी डैश माइनस बी, और ये जो बी डैश है ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको यहाँ ले आता हूँ, वो माइनस की साइन वहीं पड़ी हुई, ए डैश माइनस ए अपॉन ये मेरे पास नीचे लिखा हुआ है ए डैश। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। देखिए, ये जो बी डैश माइनस बी था ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, माइनस की साइन ये लिखी हुई पहले से चल रही है। ये बी डैश यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ डिवाइड हो गया। ए डैश माइनस ए ऐसे ही लिखा हुआ है, ए डैश ऐसे ही लिखा हुआ है, माइनस ऐसे ही लिखा हुआ है। इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा बी माइनस बी डैश अपॉन बी डैश। इसकी साइन को अंदर ले जाएं तो ये हो जाएगा ए माइनस ए डैश अपॉन ए डैश। दिस इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन।
अब आप एक बात सोच रहे होंगे कि मैंने इस वाले माइनस को इस वाले माइनस से डायरेक्ट ही क्यों नहीं काट दिया। बिल्कुल काट सकता था, बस खाली बुक का आंसर बनाना था, क्योंकि बुक के अंदर b माइनस बी डैश दिया हुआ था, तो इसलिए मैंने बना दिया, वरना ये माइनस से माइनस कट जाता तब भी ये आंसर एक्सेप्टेबल होता। तो अगर ये कर्व इस कर्व को कट करे ऑर्थोगोनली, यानी कि राइट एंगल के ऊपर, यानी कि परपेंडिकुलर हो, तो ये कंडीशन आएगी b माइनस बी डैश अपॉन बी डैश इज इक्वल टू a माइनस ए डैश अपॉन ए डैश। स्टूडेंट, होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ क्लास। आज के लिए हमारी क्लास बस इतनी ही काफ़ी है, और हर सवाल आपका डिफरेंट है दूसरे से। तो आज हमने सिर्फ 4 सवाल किए हैं, कोशिश करेंगे अगली क्लास में कुछ और ज़्यादा सवाल करें। अभी 3, 4, 5 लेक्चर्स लगेंगे इस एक्सरसाइज को। जिस तरह आपको मैंने मिसलिनियस एक्सरसाइज कराई थी चैप्टर नंबर 6 की इंटीग्रेशन, जिस तरह वो एक बहुत लंबी एक्सरसाइज थी, बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी, इसी तरह ये भी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। और लॉन्ग क्वेश्चन में डिटेल आंसर क्वेश्चन जो होते हैं सेक्शन सी के, उसमें ये एक्सरसाइज आती है। तो बिल्कुल भी कोई क्लास मिस नहीं करिएगा। ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ क्लास। खूब प्रैक्टिस करें। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस अपलोडिंग वीडियो के मिल जाया करें। तो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, दूसरे कॉलेजेस के फ्रेंड्स को। ओके स्टूडेंट, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।